सो द टॉपिक हियर इज द नेपाल प्रोटेस्ट, टू मच इन न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में था। प्रोटेस्ट हुए, जेंजी प्रोटेस्ट इसको कहा गया, कुछ लोगों ने कहा सोशल मीडिया बैन है इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो विल लुक एट इट एंड वील सी द डीपर पिक्चर, डीपर इश्यूज विच आर अंडरलाइंग दीज प्रोटेस्ट। So many news protest, split president look for within the Nepal waits for the new government, Kathmandu इतना जल क्यों रहा है, and so many things that we are going to discuss. So the first thing, that topics, what are the things that we're going to discuss? For example, एक basic चीज आपको दिख रही है, obviously this is against the corruption, nepotism, social media ban एक trigger point था, चिंगारी था, बट जो उसके पीछे का बारूद था वो ऑलरेडी नेपाल में काफी समय से सिमरिंग डिसकंटेंट जिसको बोलते हैं, है ना। कोई भी चीज, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी इस तरीके का मूवमेंट अभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन हाउ द बांग्लादेश सिचुएशन फोल्डेड आउट। तो वैसा ही है, जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, लोग उससे गुस्सा है, करप्शन है, एंड एक नया चीज जो देखी गई जो है, बट सोशल मीडिया की वजह से लोगों को ज्यादा देख रही है कि नेपो किड्स, राइट, विल सी। तो इस वजह से लोगों ने कहा नो मोर, फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए, नो मोर नेपो किड्स, वी डिमांड फेयर अपॉर्चुनिटी। कि भाई जो नेताओं के बच्चे हैं वो तो खूब मजे से जीवन जी रहे हैं, व्हाट अबाउट अस, हम इतनी समस्याओं में हमको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सो व्हाट विल सी द बैकग्राउंड इनस्टेबिलिटी कि 2008 में जब से डेमोक्रेटिक वहां पे ट्रांजिशन हुआ तब से क्या हुआ। फिर रिसाइकलिंग ऑफ लीडर्स, 3 लीडर ही रिसाइकल होके आ रहे हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, राइट। जो जेंजी मोबिलाइजेशन हुआ, जो ट्रिगर हुआ सोशल मीडिया का, जो बैन हुआ, एंड देन स्ट्रीट प्रोटेस्ट और जो वायलेंस हो रहा है, एंड देन वी हैव द डिबेट ओवर इंटरिम लीडरशिप, जो इंटरिम लीडरशिप को लेके डिबेट हो रही है, एंड फाइनली रोल ऑफ आर्मी एंड व्हाट इज, एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द इंडिया रिस्पॉन्स, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, विल लुक एट इट। ठीक है, एनी डाउट्स, लेट मी नो, राइट। सो द बैकग्राउंड इंस्टेबिलिटी, तो नेपाल में मोनार्की थी, पहले राजाशाही थी, इसीलिए जब इस प्रोटेस्ट में कई लोगों ने कहा कि भैया ये जो डेमोक्रेसी का नाटक चल रहा है, ये जो 3-3 लीडर्स हैं और 3 लीडर आते हैं चले जाते हैं और हमारी सिचुएशन में कुछ नहीं हो रहा, तो सम पीपल सेड कि भैया मोनार्की ही वापस ले आओ, जो मोनार्की पहले हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि जब मोनार्की अबॉलिश हुई, फेडरल रिपब्लिक बना नेपाल, तो 17 साल में 14 बार गवर्नमेंट चेंज हुई। इसका दिखाता है कितनी इनस्टेबिलिटी रही है। आप इंडिया में कंपेयर कीजिए, हमारी गवर्नमेंट जैसी भी रही, चैलेंजेस जो भी रहे, पर फिर भी हमारे यहाँ चाहे फुल फ्लेज गवर्नमेंट रही हो एनडीए की, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट रही हो यूपीए की, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ईयर्स पूरे किए, है ना। 1990s में जो इंडिया में इंस्टेबिलिटी थी, सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, वो इंस्टेबिलिटी अभी इंडिया में नहीं देखी गई पिछले 20-25 साल में। बट नेपाल में आप देखिए, पिछले 14 साल में 17 गवर्नमेंट आई, वीक गवर्नमेंट कोलिशंस ने काम किया। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिशन ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, अपॉर्चुनिस्टिक हो कि कभी तुम उसके साथ, कभी तुम उसके साथ, कभी तुम उसके साथ, राइट। इंटरेस्ट, करप्शन, नेपोटिज्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुए, वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मोर देन 20% ऑफ द यूथ ऑफ द नेपाल इज अनएम्प्लॉयड। वो बाहर भी नौकरी करने जाते हैं तो बाहर भी उनको मीनियल जॉब्स मिलती हैं। खूब सारे नेपालीज अपना घर छोड़ रहे हैं, नेपाल छोड़ रहे हैं, बट बाहर भी जा रहे हैं तो उनको वो प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल रही है। नेपाल में क्या हो रहा है, इन 3 जो लीडर हैं इनके बीच में रिसाइकलिंग चल रही है। तो केपी शर्मा ओली, जो अभी प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, जिन्होंने अभी रिजाइन किया, मिस्टर ओली, मिस्टर कमल दाहल प्रचंड जो माओइस्ट सेंटर के थे, 3 बार ये पीएम बने, 3 बार ये पीएम बने, और मिस्टर देवबा 5 बार पीएम बने। तो इनके बीच में ही रिसाइकलिंग हो रही है सत्ता की, कभी इनके पास, कभी इनके पास, कभी इन दोनों का कोलिशन बन जाता है, कभी इनका कोलिशन बन जाता है, और इस तरीके से दे आर जस्ट कीप ऑन रनिंग द गवर्नमेंट। अब लोगों का इससे फ्रस्ट्रेशन हो चुका कि वो कह रहे हैं ये जो ट्रेडिशनल एलिट्स हैं, जो काठमांडू एलिट्स हैं, इन सबको भगाना चाहिए, एंड द जेंजी जो नई यूथ है वहां का, वो इन सबसे रिलेट नहीं कर पा रही है, एंड दे आर सेइंग वो एक ट्रिगर बॉम्ब, एक तरीके से बारूद बना, और ट्रिगर क्या बना, जो सोशल मीडिया बैन। उन्होंने कहा कि भाई उनका आर्गुमेंट था कि जो नेपो किड्स हैं, नेपो किड्स कहने का मतलब जो पॉलिटिशियंस के बेचे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, ये सब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ये सब गुची के बैग लिए हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियां जा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, फॉरेन वेकेशंस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेपालीज के साथ इतनी समस्या थी कि मेनी ऑफ द नेपालीज पीपल वेंट टू द रशियन फ्रंट, रशियन फ्रंट पे वो लड़ने गए, जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और बहुत सारे नेपाली लोग वहां मारे भी गए, और वहां पे जो ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था वो भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो उनका ये कहना था कि हम, उनके बच्चे तो वैकेशन करके आते हैं और हमारे बच्चे कॉफिन्स में वापस आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट राइट, दिस शुड नॉट बी डन। तो उन्होंने कहा, और यही जो प्रोटेस्ट बना, ये जो नेपो किड्स का आइडिया बना, यही
ट्रिगर पॉइंट बना इनके मूवमेंट का। ठीक। तो इनका मोबिलाइजेशन जैसा मैंने बताया कि मीडियन एज नेपाल में इस समय बहुत यंग है, 27.5 मीडियन एज है। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डेस्टिनी, ये डेमोग्राफिक है अच्छी, यंग लोग हैं बहुत अच्छे, अगर उनको यूज नहीं किया गया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा, देश को फायदा मिलेगा। पर यदि इनको ढंग से यूज नहीं किया गया, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, इनको स्किल नहीं दी गई, तो यही बच्चे जाके डेमोग्राफिक डिसास्टर बन जाएंगे और डेमोग्राफिक डेस्टिनी बर्बाद कर देंगे, राइट। सो फ्रस्ट्रेशन जैसा मैंने आपको बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइजिंग इनइक्वालिटी, फ्लैशी लाइफस्टाइल ऑफ पॉलिटिशियंस चिल्ड्रन, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकालने लगे, तो नेपो किड्स नाम के वो होने लगे, हैशटैग्स वायरल होने लगे। तो गवर्नमेंट ने अपने वो नेपाली सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का फायदा उठा के उन्होंने कहा कि ये सब कई सारी सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में रजिस्टर करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया, नहीं इग्नोर इग्नोर किया, कुछ ने टिकटॉक वगैरह ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो उन्होंने बचे हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बहाने, मेन मोटो क्या था, अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के खिलाफ लड़ना, उनको उनकी वॉइस को साइलेंस करना। पर उन्होंने उसके बहाने सब सोशल मीडिया बैन्स को कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबको, राइट। उसको लेके और भी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गया, राइट। सो इट इज इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी टाइप्स नहीं थी, राइट, नॉट कंट्रोल बाय ट्रेडिशनल पार्टीज, यूज ऑफ मीम्स, हैशटैग, वायरल वीडियो किया गया। तो एक तरीके से सोशल मीडिया जनरेटेड ये मूवमेंट था, राइट। शिफ्ट्स फ्रॉम ओल्ड पार्टी लेड स्ट्रीट पॉलिटिक्स टू लीडरलेस जेनजी एक्टिविज्म, जेनजी एक्टिविज्म। तो जैसा मैंने बताया कि 26 प्लेटफॉर्म, एफबी, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो एक्स है, यूट्यूब, इन सबको उन्होंने बंद कर दिया। क्या कहा, फेक न्यूज़, साइबर क्राइम, डिसइन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने अपने बहाने दिए, और वो ब्रेक पॉइंट था जेनजी के लिए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मार्च कर रहे थे पार्लियामेंट पे, और बीच में पुलिस ने उनको रोका। दो वर्जन्स हैं, कुछ ने कहा कि पुलिस ने इनके ऊपर पहले हमला किया, कुछ का कहना है कि नहीं, हमको तो जाने के लिए अलाउ किया था, हमें नहीं कर रहे थे। वहां पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए और फिर फायरिंग हुई, करीब 19 बच्चे तभी मर गए, जिसमें एक 12 साल की बच्चा भी मर गया, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रिगर, इतना प्रोटेस्ट ट्रिगर कर गया। फिर आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि कैसे उन्होंने पार्लियामेंट को जला दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया, उन्होंने वैंडलिज्म किया, होम फाइनेंस मिनिस्टर को तो शीट पे पीटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कई लोग भाग-भाग के, आपने देखा, हेलीकॉप्टर से उड़ के अब वापस चले गए, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ने कोलैप्स, इसका पहले मिनिस्टर ऑफ होम ने रिजाइन किया, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन किया, फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि अब लेजिटिमेसी मेरी गवर्नमेंट की नहीं रह गई है, एंड आई हैव रिजाइन। तो पावर वैक्यूम हो गया, कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं थी। तो ये बात चल रही थी किसको इंटरिम गवर्नमेंट दी जाए। एक इनका नाम चल रहा था, सुशीला कार्की जी का, इनकी इमेज थी कि एक ये मतलब बहुत ही अच्छी इमेज की, पॉजिटिव इमेज की लीडर हैं, जज रह चुकी हैं पुरानी, तो इनको लिया जाए। पहले इसको लेके काफी डिलेमा चला कि नहीं, इनको नहीं देंगे क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। बट रिसेंट न्यूज है अभी 1-2 घंटे पुरानी कि इनको कह दिया गया है कि ठीक है, यू विल हेड द इंटरिम गवर्नमेंट, राइट। देन रोल ऑफ आर्मी, आर्मी भी इस समय रोल में है, बिकॉज अब इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो आर्मी चीफ है, उन्होंने रिस्ट्रेंट लॉ एंड ऑर्डर को कहा है कि हम रिस्टोर करेंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशंस करेंगे, डायरेक्ट पावर को हम कैप्चर नहीं करेंगे, और हम एक आर्बिटर बनेंगे जब तक कोई फ्रेश गवर्नमेंट, फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाता है। बट ये मोर इम्पोर्टेंटली दिखाता है नेपाल में किस तरीके से जो रिसाइकलिंग ऑफ लीडर्स हैं, जैसे कि एक पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रहा है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का जो राइस है, वो भी इसीलिए, वहां के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ओल्ड रिपब्लिकन्स, ओल्ड डेमोक्रेट्स। तो उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नैरेटिव दिया कि जो ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये सब बकवास हैं, इन्होंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, एंड यू शुड इलेक्ट मी, एंड आई विल ब्रिंग अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। सेम फ्रस्ट्रेशन इन लोगों से भी हुआ, ओल्ड लीडर, वही पुराने घिसे पीटे लीडर, वही पुरानी बातें, वही पुराने वादे, एंड डिलीवरी नथिंग, राइट। उन्होंने कहा कि आप तो राजा के जैसे जी रहे हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है राजा जैसा जीता है, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं ये लोग। एक ने करप्शन किया, दूसरे ने आके प्रोटेक्ट किया, फिर दूसरे ने किया, फिर नेक्स्ट ने आके प्रोटेक्ट किया, एंड नथिंग हैपेंस टू दीस पीपल इन स्पाइट ऑफ सो मेनी केसेस आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। नाउ, ये तो बात हुई नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स अभी का मूवमेंट में। नेपाल, आपको पता है जो नेपाल की लोकेशन है, आप देखिए कैसे वो एक सैंडविच की तरह दबा हुआ है। एक जो बड़ा नेबर है चाइना और एक इंडिया के बीच में, इसको इसलिए इसको बोलते हैं बफर स्टेट भी, इसको बफर स्टेट, कि दोनों के बीच में ये सैंडविच है, बड़े पावर्स के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। इंडिया के साथ इशू ये है कि इंडिया और नेपाल के बहुत बड़े रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसको बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता।
जैसे फॉर एग्जांपल इन माय फैमिली आल्सो, आई बिलोंग टू द वन ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, नेपाल, बहराइच से बिलोंग करता हूँ। सो वहां पे भी कई सारे रिलेटिव्स हैं मेरे जो नेपाल में रहते हैं, हमारी शादियां नेपाल में होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत ट्रेडिशनल फैमिलियर टाइज हैं, इसको बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। तो इंडिया के लिए बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन होती है नेपाल के साथ, बिकॉज टू मच इन्वॉल्वमेंट अगर इंडिया करता है तो वो लोग कहते हैं आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और अगर इंडिफरेंस करता है तो दे एक्सपेक्ट कि भाई जब ऐसी समस्या हो तो इंडिया आके बचाए हमें, क्योंकि हम बफर स्टेट हैं। फिर चाइना का डर लगता है कि चाइना ओवरली इन्फ्लुएंस कर रहा है नेपाल को, इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल इंडियाज रिस्पॉन्स टू नेपाल क्राइसिस, तो इंडिया का इमीडिएट रिस्पॉन्स रहा कि भाई इंडिया ने कहा कि हम कोई पुलिस मिलिट्री नहीं भेजेंगे। ऐसा हमारी हिस्ट्री बताती है हमें, हमारी हिस्ट्री ने हमें बताया कि जब भी इंडिया ने ऐसा किया है अपने डोमेस्टिक, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में जब इंडिया ने भेजी मिलिट्री 1980s में, 19 लेट 1980s में, तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इशू हुआ। इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज। एक तो इंडिया की इमेज खराब हुई, राजीव गांधी का असैसिनेशन एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड। सो इंडिया ने अभी अपनी नो बूट्स ऑन ग्राउंड पॉलिसी रख रखी है बाहर की कंट्रीज के लिए। तो इंडिया ने कहा भैया हम कोई ये सब नहीं भेजेंगे, वी विल नॉट सेंड एनी पुलिस और मिलिट्री इनटू नेपाल, और हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे। वील दे कॉल्ड फॉर रिस्ट्रेंट की भाई लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात होती है। दे डिड द सेम थिंग, राइट। देन डीपर चैलेंज फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए चैलेंज क्या है, देखिए इंडिया ने भी जो एंगेजमेंट किया है, इंडिया ऑल्सो एंगेज्ड विद दी ट्रेडिशनल, इन्हीं तीनों के साथ जो रिसाइकल्ड नेता हैं, जिन्हीं तीनों के साथ एंगेज किया, राइट। और जो नई जनरेशन है वो अभी अभी जो देख रही है, ये जो केपी ओली थे, इनका एंटी इंडिया रेटोरिक बहुत ज्यादा था। मतलब वो एंटी इंडिया बोलते थे, प्रो चाइना टाइप इनकी बातें ज्यादा होती थी। तो इसलिए जो नया यूथ है वो भी इंडिया को लेके थोड़ा स्केप्टिकल है। ठीक है, दे आर स्केप्टिकल एंड डिफरेंट टुवर्ड्स इंडिया, कि इंडिया के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडिया ने भी जो एंगेजमेंट किया अपने पुराने लीडर्स के साथ किया, ओली, प्रचंड, देवबा नाउ। इसलिए इंडिया को अपनी, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा पॉलिसी स्कॉलर्स का कहना है कि इंडिया को जो अपनी काठमांडू सेंट्रिक पॉलिसी है, इससे थोड़ा बचना चाहिए और थोड़ा फेडरल जो उसके बाकी स्टेट्स हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो जो ट्रेडिशनल लीडरशिप के अलावा जो लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड ओल्ड गार्ड, जो यंग लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बालेन शाह हैं, राबी रामचाने हैं, ये सब जो यंग लीडर्स हैं वहां पे, इन सब के साथ इंगेज करना चाहिए, राइट। और हैवी हैंडेडनेस या बिग ब्रदर जो एटीट्यूड इंडिया का कहा जाता है नेपाल के लिए, उसको अवॉइड करना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। नेपाल के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है बड़ा फ्रेजाइल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोनों कंट्रीज के लिए, बट बड़ा फ्रेजाइल है। चाइना है बहुत बड़ा फैक्टर, लोगों की सेंसिटिविटी है इंडिया के लिए, कि कभी इंडिया ज्यादा इंटरफेयर करता है तो कहते हैं बिग ब्रदर है, नहीं करता जैसा मैंने बताया तो कहते हैं पिता इंडिफरेंट है, लाइक दैट, राइट। सो नेपाल की जो इकोनॉमी फ्रेजाइल है, इसलिए इंडिया को अपना जो भी प्रोजेक्ट सो कॉल्ड वे फॉरवर्ड सो कॉल्ड कहते हैं, जो इंडिया को जो अपना एक होता है मेनी टच पॉइंट्स बढ़ाने चाहिए। टच पॉइंट्स मतलब अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो नेपाल में तो उसको जल्दी कंप्लीट करो। ऐसा नहीं हो कि वो भी करप्शन में और वो भी डिले और ये सब चल नहीं, उससे इमेज खराब होती है, राइट। अच्छा आप हेल्प करोगे तो लोगों के बीच पकड़ बनेगी कंट्री की, और जब लोगों के बीच पकड़ बनती है तभी जो ट्रांजिशन ऊपर नीचे होता रहता है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, कंट्री की गुडविल अच्छी बनी रहती है। बट एनीवे, स्टिल सो मेनी थिंग्स टू बी सीन, जैसा हमने बांग्लादेश के केस में देखा, स्टिल थिंग्स आर इन ट्रांजिशन पीरियड, बट दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर आर नेबर्स। उससे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, उससे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है बॉर्डर के स्टेट्स पे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नेपाल। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए काम करें, साउथ एशिया नेबरहुड फर्स्ट, यूथ फर्स्ट अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक।